कहा जाता है कुछ लोग जिंदगी को बदलने नहीं आते, वो आते हैं ये दिखाने कि जिंदगी को बदलने की जरूरत ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है हमारे चैनल पर। दुनिया ने कई महान दार्शनिक देखे हैं। कुछ ने कालजयी किताबें लिखी, कुछ ने भव्य स्कूल खोले और कुछ ने अपने विचारों से सभ्यताओं की नींव रखी। और फिर एक ऐसा आदमी था जो एक बड़े से मटके या जार में रहता था, जिसके पास एक लकड़ी के कटोरे के सिवा कोई संपत्ति नहीं थी और बाद में उसने उसे भी फेंक दिया, और जिसने दुनिया जीतने निकले सिकंदर महान को सरेआम लताड़ दिया था। ये कहानी है सिनोप के डायोजनीज की। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा फकीर जिसे उसके समकालीन महान दार्शनिक प्लेटो ने एक नाम दिया था, एक पागल सुकरात। क्या वो सच में पागल था या वो इतना जीनियस था कि उसकी बातें आज 2400 साल बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है? वो क्यों भरी दोपहरी में हाथ में जलती लालटेन लेकर घूमता था? और सबसे बढ़कर उसने इंसानी सभ्यता को छोड़कर कुत्तों जैसी जिंदगी जीना क्यों चुना? आज हम इतिहास के उस सबसे बेबाक, सबसे निडर और सबसे सनकी दार्शनिक की कहानी जानेंगे जिसने हमें सादगी, निर्भीकता और सच्ची आजादी का असली मतलब सिखाया। भाग 1, सिक्के खराब कर दो, एक मिशन का जन्म। डायोजनीज का जन्म 413 ईसा पूर्व के आसपास सिनोप शहर में हुआ था, जो काला सागर के तट पर बसा एक समृद्ध यूनानी उपनिवेश था। वो कोई गरीब या लाचार नहीं था। इसके विपरीत उसका जन्म एक अमीर और समृद्ध परिवार में हुआ था। उसके पिता हाइसिसियस शहर के एक जाने माने बैंकर थे, जो शहर के टकसाल का काम संभालते थे। डायोजनीज की जिंदगी ऐशो आराम से कट रही थी, लेकिन ये आरामदायक जिंदगी जल्द ही एक झटके में खत्म होने वाली थी। कुछ ही समय बाद डायोजनीज और शायद उसके पिता पर भी एक गंभीर आरोप लगा, सिक्कों को खराब करने का। इतिहासकार इस बात पर पक्के नहीं हैं कि उन्होंने असल में क्या किया था। क्या उन्होंने जाली सिक्के बनाए, या सिक्कों के किनारों से कीमती धातु खुरच ली, या ये सिर्फ एक राजनीतिक साजिश थी? वजह जो भी रही हो, नतीजा एक ही था। डायोजनीज को उसके अपने शहर से बेइज्जत करके देश निकाला दे दिया गया। एक पल में डायोजनीज ने सब कुछ खो दिया, अपना घर, अपनी दौलत, अपनी इज्जत और अपनी नागरिकता। वो एक कोई नहीं बन गया था। इस गहरे सदमे ने उसे तोड़ दिया, लेकिन इसी टूटन से एक नए दर्शन का जन्म होने वाला था। पूरी तरह हताश होकर वो यूनान के सबसे पवित्र स्थान डेल्फी के प्रसिद्ध ओरेकल के पास गया। उसने पुजारिन से पूछा कि उसे अपनी बाकी की जिंदगी में क्या करना चाहिए। ओरेकल का जवाब हमेशा की तरह एक पहेली थी। ओरेकल ने कहा, पाराचारा टेंटू नॉमिजा, जिसका शाब्दिक अर्थ था सिक्कों को खराब कर दो। डायोजनीज हैरान रह गया। यही वो काम था जिसके लिए उसे देश निकाला दिया गया था। क्या देवता उससे उसका अपराध दोहराने को कह रहे थे? और फिर डायोजनीज को इसका असली गहरा मतलब समझ आया। ये उसके जीवन का निर्णायक क्षण था। उसने समझा कि ओरेकल एक चालाकी भरी पहेली खेल रहा था। प्राचीन ग्रीक भाषा में सिक्का या मुद्रा के लिए शब्द था नॉमिज्मा, और परंपरा, रीति रिवाज या सामाजिक कानून के लिए शब्द था नोमोस। ये दोनों शब्द एक ही जड़ से निकले थे। ओरेकल उसे असली धातु के सिक्के खराब करने के लिए नहीं कह रहा था, वो उसे समाज के सिक्कों को खराब करने के लिए कह रहा था। वो उसे समाज के खोखले रीति रिवाजों, पाखंडों और झूठे मूल्यों को चुनौती देने, उन्हें बेनकाब करने और उन्हें खराब करने का आदेश दे रहा था। जो उसका सबसे बड़ा अपराध था, वही अब उसका दिव्य मिशन यानी डिवाइन कॉलिंग बन गया था। उसने वो सब कुछ त्याग दिया था जो उससे छीना जा सकता था। अब उसने एक ऐसी जिंदगी जीने का फैसला किया जो इतनी सच्ची और आत्मनिर्भर हो कि उसे कोई डर न छू सके। वो एथेंस की ओर प्रस्थान किया। भाग 2, सिनिक, एक कुत्ते की जिंदगी। जब डायोजनीज एथेंस पहुंचा तो वो शहर दर्शन का केंद्र था। प्लेटो की एकेडमी फल फूल रही थी, जहां बड़े बड़े विचारों पर बहस होती थी। लेकिन डायोजनीज ने इन भव्य स्कूलों को ज्वाइन नहीं किया। उसने सड़क को अपना घर और इंसानी पाखंड को अपना पाठ्यक्रम बनाया।
कहते हैं कि वो सुकरात के एक शिष्य एंटिस्थीनीज का छात्र था। एंटिस्थीनीज ने ही सिनिक दर्शन की नींव रखी थी। और ये सिनिक नाम आया कहां से? ये नाम एक ताने के रूप में दिया गया था। सिनिक शब्द ग्रीक शब्द किन्निकोस से आया है, जिसका मतलब है कुत्ते जैसा। एथेंस के लोग डायोजनीज और उसके साथियों को कुत्ता कहकर चढ़ाते थे, क्योंकि वे कुत्तों की तरह सड़कों पर रहते थे, सार्वजनिक रूप से कुछ भी कर देते थे, सामाजिक शर्म या हया नहीं मानते थे और जो मिल जाता वही खा लेते थे। लेकिन डायोजनीज ने इस ताने को एक तमगे या बैज ऑफ ऑनर की तरह अपनाया। वो इस कुत्ते के लेबल से प्यार करने लगा। जब कोई उससे पूछता कि उसे कुत्ता क्यों कहा जाता है, तो वो जवाब देता, क्योंकि मैं उन लोगों पर नौंदरी यानी फौन करता हूँ जो मुझे कुछ देते हैं, उन पर भौंकता हूँ जो मुझे कुछ नहीं देते, और मैं पाखंडियों को काटता हूँ। उसने तर्क दिया कि कुत्ते इंसानों से बेहतर होते हैं। वे सादगी से जीते हैं, प्रकृति के करीब रहते हैं और दिखावा नहीं करते। उसका लक्ष्य था प्रकृति के अनुसार जीना। उसने घोषणा कर दी कि सच्ची खुशी के लिए धन, शक्ति या प्रसिद्धि की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बस बंधन है और दुख का कारण है। और उसने ये बात सिर्फ कही नहीं, उसने इसे जीकर दिखाया। उसने रहने के लिए एक घर की तलाश नहीं की। उसे बाजार में एक बड़ा सा खाली मिट्टी का मटका मिला। ये वो विशाल जार होते थे जिनमें अनाज या जैतून का तेल रखा जाता था, और डायोजनीज उसी में रहने लगा। ये कोई लकड़ी का वाइन बैरल नहीं था, जैसा कि बाद की कहानियों में कहा गया, बल्कि एक सिरामिक जार था। ये दुनिया का शायद पहला टाइनी होम था। ये इस बात का एक जीता जागता सार्वजनिक प्रदर्शन था कि एक इंसान को जीने के लिए बस सिर छिपाने की जगह चाहिए, महलों की नहीं। उसके पास संपत्ति के नाम पर बस एक पुराना लबादा और एक लकड़ी का कटोरा था, जिससे वो पानी पीता था और भीख मांगता था। लेकिन एक दिन वो भी चला गया। उसने एक छोटे बच्चे को देखा जो नदी से अपने हाथों की अंजुली बनाकर पानी पी रहा था। डायोजनीज ने खुद को देखा और फिर अपने कटोरे को। उसे एहसास हुआ कि वो अब भी जरूरत से ज्यादा चीजें ढो रहा है। उसने कहा, एक बच्चे ने मुझे सादगी में यानी प्लेननेस ऑफ लिविंग में हरा दिया, और ये कहकर उसने अपना आखिरी कटोरा भी फेंक दिया। अब वो पूरी तरह आजाद था। वो अवतार किया यानी पूर्ण आत्मनिर्भरता की स्थिति में पहुंच गया था। उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जिसे कोई उससे छीन सके। अब वो एथेंस के पाखंड पर सीधा हमला करने वाला था। भाग 3, एथेंस के पाखंड पर सीधा हमला। डायोजनीज का मानना था कि फलसफा यानी फिलॉसफी बंद कमरों में महंगी एकेडमी में बहस करने की चीज नहीं है, बल्कि ये जीने की चीज है। उसका पूरा जीवन ही उसका तर्क था, और उसने समाज के पाखंड को उजागर करने के लिए ऐसे नाटकीय तरीकों का इस्तेमाल किया जिन्हें एथेंस कभी नहीं भूल सका। किस्सा 1, लालटेन और सच्चा इंसान। उसका सबसे प्रसिद्ध कारनामा था उसकी लालटेन। वो भरी दोपहरी में जब सूरज सर पर चमक रहा होता, एक जलती लालटेन लेकर बाजार में घूमता। लोग उसे रोकते, उसका मजाक उड़ाते। एक आदमी ने उसे रोका, डायोजनीज, पागल हो गए हो? इतनी तेज धूप में ये लालटेन क्यों जला रखी है? डायोजनीज रुकता, लालटेन को उठाकर उस आदमी के चेहरे के पास लाता, उसकी आंखों में घूर कर देखता और गंभीरता से जवाब देता, मैं एक सच्चे इंसान की तलाश में हूं। इसका मतलब साफ और गहरा था। वो कह रहा था कि इस भरी बाजार में इतने सारे लोगों के बीच उसे एक भी असली इंसान नहीं दिख रहा था। उसे सिर्फ मुखौटे दिख रहे थे, पाखंडी, लालची और समाज के बनाए नियमों के गुलाम। किस्सा 2, प्लेटो का इंसान। डायोजनीज को सबसे ज्यादा नफरत थी प्लेटो के किताबी ज्ञान से। वो प्लेटो को एक ऐसा दार्शनिक मानता था जो शब्दों के जाल में फंसा था और असलियत से दूर था। एक दिन प्लेटो ने अपनी एकेडमी में इंसान की एक एकेडमिक परिभाषा दी जिसकी सबने खूब तारीफ की। प्लेटो ने कहा कि इंसान 2 पैरों और बिना पंखों का जानवर है। डायोजनीज ने यह सुना, वो चुपचाप बाहर गया। उसने एक मुर्गा पकड़ा और बाजार में बैठकर उसके सारे पंख एक एक करके नोच डाले। वो उस पंख रहित मुर्गे को लेकर सीधा प्लेटो की एकेडमी में घुस गया जहां लेक्चर चल रहा था। उसने मुर्गे को छात्रों के बीच फेंक दिया और जोर से चिल्लाया, देखो मैं तुम्हारे लिए प्लेटो का इंसान लाया हूं। पूरी एकेडमी में सन्नाटा छा गया।
प्लेटो की भरी सभा में बेइज्जती हो गई। उसकी एकेडमिक परिभाषा का मजाक उड़ गया था। कहते हैं कि इस घटना के बाद प्लेटो को शर्मिंदगी में अपनी परिभाषा बदलनी पड़ी और उसमें जोड़ना पड़ा कि और जिसके नाखून चौड़े और चपटे हों। डायोजनीज ने एक झटके में यह साबित कर दिया था कि जिंदगी की सच्चाई किताबी परिभाषाओं से कहीं ज्यादा जटिल और असली होती है। किस्सा 3, बेशर्मी का दर्शन। डायोजनीज 2 सिद्धांतों पर जीता था, अनईडिया यानी बेशर्मी और पारेसिया यानी बेबाक सच बोलना। उसका तर्क बहुत सीधा था। जो काम प्रकृति ने यानी नेचर ने हमें दिया है और जो काम अकेले में करने में शर्मनाक नहीं है, वो काम सबके सामने करने में भी शर्मनाक नहीं होना चाहिए। शर्म और हया समाज के बनाए नोमोज यानी रिवाज है, प्रकृति का नियम नहीं। वह जानबूझकर बाजार के बीच में बैठकर खाना खाता था, जो उस समय बहुत असभ्य माना जाता था। जब लोगों ने उसे टोका तो उसने जवाब दिया, क्या करूं, मुझे भूख बाजार में ही लगी थी। वह अपने शारीरिक जरूरतों को पूरा करने में कोई शर्म नहीं करता था। सबसे कुख्यात किस्सा ये है कि वो खुलेआम बाजार में हस्तमैथुन यानी मैस्टरबेटिंग करता था। जब लोगों ने इस पर घोर आपत्ति जताई और उसे कुत्ता कहा तो उसने शांति से जवाब दिया, काश पेट की भूख मिटाना भी इतना ही आसान होता, बस पेट रगड़ने से। ये सिर्फ अश्लीलता या लोगों को परेशान करना नहीं था, ये समाज के दोहरे मापदंडों पर एक सोचा समझा दार्शनिक हमला था। वो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि हम जिन चीजों पर शर्म करते हैं, क्या वो वाकई गलत है या हमें बस ऐसा करने को सिखाया गया है। भाग 4, शहंशाह और फकीर। जब दुनिया का मालिक एक भिखारी से मिला। डायोजनीज के जीवन के अनगिनत किस्सों में एक किस्सा ऐसा है जो इतिहास में अमर हो गया। ये 2 दुनियाओं का टकराव था, एक वो आदमी जिसके पास सब कुछ था और एक वो आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं था। ये मुलाकात थी डायोजनीज और सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट की। सिकंदर, जिसने अपने पिता फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद मैसेडोनिया का राज संभाला था, उस समय दुनिया को फतह करने के अपने महान अभियान पर निकला था। वो एथेंस के पास कोरिंथ शहर में था। शहर के सभी बड़े नेता, जनरल, अमीर व्यापारी और दार्शनिक दुनिया के नए शहंशाह को बधाई देने और उसकी कृपा पाने के लिए लाइन में लगे हुए थे, सिवाय एक आदमी के, डायोजनीज। वो हमेशा की तरह शहर के बाहर अपने मटके के पास धूप सेंक रहा था। उसे शहंशाह से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सिकंदर को ये बात खटकी कि इस फकीर ने उसे नजरअंदाज करने की हिम्मत कैसे की। उसका अहंकार आहत हुआ, लेकिन साथ ही वो जिज्ञासु भी हो गया। वह खुद उस मशहूर सनकी से मिलने गया। सिकंदर अपने जनरलों के साथ डायोजनीज के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी भव्यता और उसके कवच की चमक से सब चकाचौंध थे। डायोजनीज ने बस लेटे लेटे अपनी आंख उठाकर उसे देखा। सिकंदर ने रौंब से कहा, मैं हूं सिकंदर महान। डायोजनीज ने उसी लहजे में जवाब दिया, और मैं हूं डायोजनीज, कुत्ता। सिकंदर, जो शायद गुस्से की उम्मीद कर रहा था, इस बेबाक जवाब से प्रभावित हुआ। उसने इस फकीर के आत्मविश्वास को परखा। सिकंदर ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मैं तुम्हारी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता हूँ। मांगो, तुम जो चाहो। ये शहंशाह का सबसे बड़ा प्रस्ताव था। धन, दौलत, महल, जमीन। एक भिखारी और क्या मांग सकता था? डायोजनीज ने एक पल के लिए सिकंदर की तरफ देखा। सिकंदर की परछाई उस पर पड़ रही थी और उसकी धूप को रोक रही थी। डायोजनीज ने कहा, हाँ, एक चीज चाहिए। सिकंदर ने पूछा, क्या? डायोजनीज ने कहा, जरा सामने से हट जाओ, तुम मेरी धूप रोक रहे हो। सिकंदर के सैनिक और जनरल ये सुनकर हंसने लगे कि एक नंगे फकीर ने दुनिया के मालिक की बेइज्जती कर दी। लेकिन सिकंदर चुप रहा। वो हंसा नहीं। वो इस आदमी की भव्यता और अभिमान से स्तब्ध था।
उसने अपनी जिंदगी में पहली बार एक ऐसा आदमी देखा था जो पूरी तरह आजाद था, एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया के मालिक से भी कुछ नहीं चाहिए था। सिकंदर ने उस फकीर की ताकत को पहचान लिया था। वो दुनिया जीत रहा था, लेकिन ये आदमी दुनिया को जीत चुका था। सिकंदर चुपचाप मुड़ा और जब वो वापस जाने लगा तो उसने अपने हंसते हुए जनरलों से वो ऐतिहासिक बात कही, सच कहता हूं, अगर मैं सिकंदर नहीं होता तो मैं डायोजनीज होना चाहता। ये सिकंदर की हार और डायोजनीज के दर्शन की जीत थी। भाग 5। जब एक गुलाम ने मालिक खरीदा। डायोजनीज की निर्भीकता सिर्फ ताकतवर राजाओं के सामने ही नहीं थी, वो हर हाल में आजाद था। एक और किस्सा है जो उसकी असली आजादी को दिखाता है, तब भी जब वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। एक बार जब वो समुद्री यात्रा कर रहा था तो उसके जहाज पर समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया और उसे पकड़ लिया गया। उसे और बाकी कैदियों को क्रीट के एक गुलाम बाजार में बेचने के लिए लाया गया। बाकी कैदी रो रहे थे, अपनी किस्मत को कोस रहे थे। डायोजनीज अकेला था जो शांत था, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। जब उसकी बारी आई तो नीलामी करने वाले ने उसे मजाक में पूछा, और तुम क्या काम कर सकते हो? तुम्हारे अंदर क्या हुनर है? डायोजनीज ने भीड़ पर नजर दौड़ाई और शाही अंदाज में जवाब दिया, मैं इंसानों पर हुकूमत कर सकता हूँ। सब हंसने लगे। डायोजनीज ने भीड़ में एक अमीर, अच्छे कपड़े पहने आदमी को देखा जिसका नाम ज़ेनिएड्स था। डायोजनीज ने नीलामी करने वाली की तरफ इशारा किया और कहा, मुझे उस आदमी को बेच दो, उसे एक मालिक की जरूरत है। ज़ेनिएड्स, जो कोरिंथ का एक अमीर आदमी था, इस गुलाम के आत्मविश्वास और बेबाकी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने डायोजनीज को खरीद लिया। वो उसे अपने घर कोरिंथ ले गया और उसे अपने बच्चों का शिक्षक नियुक्त किया। डायोजनीज ने उन बच्चों को अपनी सादगी, आत्मनिर्भरता और दर्शन सिखाया। वो ज़ेनिएड्स के घर में एक गुलाम की तरह नहीं, बल्कि एक सम्मानित सदस्य और परिवार के गुरु की तरह रहा। डायोजनीज ने ये साबित कर दिया कि सच्ची आजादी जंजीरों में नहीं होती, वो दिमागी यानी मेंटल और आत्मिक आत्मनिर्भरता में है। एक गुलाम होकर भी वह एक मालिक था। भाग 6। मौत और विरासत। जो मरा नहीं, आजाद हो गया। डायोजनीज ने एक लंबी जिंदगी जी। वह लगभग 90 साल का होकर मरा। जैसा उसका जीवन था वैसी ही उसकी मौत की कहानियां भी अजीब और महान हैं। कोई नहीं जानता कि वो असल में कैसे मरा। कुछ लोग कहते हैं कि वह एक संक्रमित कुत्ते के काटने से मरा, जो एक कुत्ते यानी सिनिक के लिए शायद सही अंत था। कुछ कहते हैं कि प्रकृति के और करीब जाने के लिए उसने कच्चा ऑक्टोपस खाने की कोशिश की और बीमार पड़ गया। और एक कहानी ये भी है, जो सबसे दार्शनिक है, कि एक दिन उसने बस अपनी सांस रोक ली यानी हेल्ड हिज ब्रेथ और जानबूझकर मर गया, क्योंकि उसके पास जीने के लिए और कोई मकसद नहीं बचा था। उसकी मौत का कारण चाहे जो भी हो, उसकी अंतिम इच्छा उसके पूरे दर्शन का सार थी। जब उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि मरने के बाद उसके शरीर का क्या किया जाए, तो डायोजनीज ने कहा कि उसे दफनाया या जलाया न जाए। उसने कहा, बस मेरे शरीर को शहर की दीवारों के बाहर फेंक देना ताकि जंगली जानवर उसे खा सके। मैं चाहता हूँ कि मैं मरने के बाद भी किसी के काम आ सकूं। वो मरते मरते भी इंसानी रीति रिवाजों का मजाक उड़ा गया। उसने अंतिम संस्कार के पाखंड को भी खराब कर दिया और खुद को पूरी तरह प्रकृति को वापस सौंप दिया। कहते हैं कोरिंथ के लोगों ने, जिनका वो एक तरह से हीरो बन गया था, उसकी याद में संगमरमर का एक स्तंभ बनवाया, जिसके ऊपर एक कुत्ते की मूर्ति रखी, जो उसकी कुत्ते जैसी आजादी का प्रतीक थी। असली विरासत। डायोजनीज ने अपने पीछे कोई किताब या कोई स्कूल नहीं छोड़ा। उसकी विरासत उसका जीवन था, और उसकी विरासत वे लोग थे जिन्हें उसने प्रेरित किया। उसका एक शिष्य था, क्रेट्स ऑफ थीब्स। क्रेट्स एक बहुत अमीर आदमी था, लेकिन वो डायोजनीज से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दी, ताकि वो डायोजनीज की तरह आजाद जिंदगी जी सके। और फिर कहानी एक और मोड़ लेती है। क्रेट्स के समय में ज़ीनो ऑफ सिटियम नाम का एक अमीर फोनिशियन व्यापारी था। एक समुद्री जहाज हादसे में उसका सारा माल डूब गया और वो कंगाल होकर एथेंस पहुंचा। सब कुछ खोकर वो हताशा में एक किताबों की दुकान पर गया।
वहां उसने सुकरात के बारे में एक किताब पढ़ी। वो सुकरात के विचारों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने दुकानदार से पूछा, मुझे आज के जमाने में सुकरात जैसे आदमी कहाँ मिलेंगे? दुकानदार ने दुकान के बाहर सड़क से गुजर रहे एक आदमी की तरफ इशारा किया। वो आदमी था क्रेट्स ऑफ थीब्स, डायोजनीज का शिष्य। जीनो क्रेट्स का शिष्य बन गया। उसने डायोजनीज के सिनिक दर्शन के कठोर विचारों यानी आत्मनिर्भरता, प्रकृति के अनुसार जीना और बाहरी चीजों से प्रभावित ना होने को एक नए, ज्यादा व्यवस्थित दर्शन में बदल दिया। उस दर्शन को आज हम स्टोइसिज्म के नाम से जानते हैं। डायोजनीज की सनक खुद तो समय के साथ लगभग खत्म हो गई, लेकिन उसका बीज स्टोइसिज्म के रूप में एक विशाल पेड़ बन गया, जिसने लाखों लोगों को जिंदगी का मतलब सिखाया। तो क्या डायोजनीज पागल था? नहीं, वो एक आईना था जिसे समाज को उसकी असलियत दिखाने के लिए भेजा गया था। वो आदमी था जिसने हमें सिखाया कि सच्ची आजादी बाहरी चीजों को पाने में नहीं, बल्कि खुद पर काबू और प्रकृति के साथ सादगी से जीने में है। वो आज 2400 साल बाद भी हमसे वही सवाल पूछ रहा है, क्या हम सच में आजाद हैं या सिर्फ समाज के बनाए नियमों, उम्मीदों और चीजों के गुलाम? डायोजनीज का कौन सा किस्सा आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर गया? क्या आज की दुनिया को डायोजनीज जैसे सनकी और बेबाक दार्शनिकों की जरूरत है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।